जितने भी छात्र छात्राएं बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2023 में देने वाले हैं, ठीक है, उनके लिए वीडियो काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस वीडियो में उनका 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, 30 महत्वपूर्ण प्रश्न फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला है, जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जितने भी छात्र छात्राएं बिहार पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम देने वाले, तो सभी लोग इस वीडियो में अंत तक बन रहेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफी आप लोग के लिए महत्वपूर्ण होगा। इसमें जितना भी हम कुछ प्रश्न बताएंगे, सारा प्रश्न ही महत्वपूर्ण है, जो पिछला साल पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इस प्रश्न को सभी विद्यार्थी लोग करेंगे, और वीडियो में जो भी बने हैं लाइव सेशन में, तो आंसर को कमेंट करते रहेंगे, ठीक है। आंसर को आप लोग फटाफट कमेंट करते रहिए, जिनको भी मालूम है तो आंसर को कमेंट करेंगे, और लास्ट में आप लोग ईमानदारी पूर्वक कमेंट करेंगे कि आप इसमें से जो 30 प्रश्न था, इसमें से आप लोग कितना प्रश्न का आपको आंसर आता था, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं। तो जो लोग अभी तक चैनल पे नए हैं, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आने वाली वीडियो आप लोग को हर अपडेट आप लोग को इस चैनल पे मिलता रहे, और सबसे पहले पास आप लोग के पास पहुंचता रहे, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। पहला प्रश्न देखिए फिजिक्स का, जो कि इंपॉर्टेंट क्या है, निम्न में से, ठीक है, निम्न में से जो ऑप्शन में दिया गया, उसमें बोला कि ऑप्शन में दिया गया उसमें से दूरी का मात्रक नहीं है, ठीक है। इसमें से कौन है जो दूरी का मात्रक नहीं है, ठीक है, दूरी का मात्रक नहीं है इसमें से, बताइए। फर्मी, एंगस्ट्रॉम, माइक्रोन या स्टेडियम, ठीक है। क्या होता है, क्या होता है बताएं, इसमें जो दूरी का मात्रक नहीं है, क्या होता है, कौन इसमें से दूरी का मात्रक नहीं है, फर्मी या एंगस्ट्रॉम या माइक्रोन या स्टेडियन। तो कौन है बाबू, बताइए। पहले तो बताइए एक एंगस्ट्रॉम, ठीक है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, याद रखना। एक एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 10⁻−10 मीटर होता है, ठीक है, याद रखना। चलिए अगला बताइए कि एक माइक्रोन बराबर कितना होता है। एक माइक्रोन कितना होता है, तो 10⁻6 मीटर होता है, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये सब क्या है, तो ये सब दूरी का मात्रक है, जितना भी है ना, फर्मी और माइक्रोन, एंगस्ट्रॉम, ये सब क्या है, ये सब जो है दूरी का मात्रक है, ठीक है, दूरी का मात्रक है, ठीक है, दूरी का मात्रक है, दूरी का मात्रक है। तो इसमें से कौन नहीं हो जाएगा, बताइए, इसमें से कौन नहीं हो जाएगा, तो इसमें से कौन नहीं हो जाएगा बाबू, इसमें से कौन नहीं हो जाएगा, तो बताइए, इसमें से कौन नहीं हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर ऑस्ट्रेलियन हो जाएगा, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप लोग को मालूम है तो आप लोग आंसर कमेंट करते रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, पार्सेक मात्रक है। जो पार्सेक जो मात्रक है, वो पार्सेक किसका मात्रक है, ठीक है। आप लोग ऑप्शन एमसीक्यू प्रश्न पूछा जाएगा, तो उसमें रहेगा पार्सेक मात्रक है। तो पार्सेक किसका मात्रक है, समय का है, या दूरी का है, या आवृत्ति का है, या कोणीय त्वरण का है। बताइए पार्सेक जो मात्रक है वो किसका मात्रक है। तो पार्सेक किसका मात्रक है बाबू, तो दूरी का मात्रक है, याद रखना। पार्सेक किसका मात्रक है, तो दूरी का होता है, ठीक है। पार्सेक किसका मात्रक होता है, तो दूरी का मात्रक होता है। तो बताइए एक पार्सेक बराबर कितना होता है, ठीक है, एक पार्सेक बराबर कितना होता है, तो एक पार्सेक बराबर कितना होता है, तो 3.08, ठीक है, क्या होता है, 3.08 गुना 10⁻16 मीटर होता है, ठीक है, 16 मीटर होता है। अगर हम लोग इसको प्रकाश वर्ष की मात्रा में बोले तो कितना हो जाएगा, तो प्रकाश के वर्ष मात्रा में कितना हो जाएगा, 10.26 प्रकाश वर्ष हो जाएगा, ठीक है, इतना प्रकाश वर्ष होगा। तो याद रखना है, ठीक है। अगर आप लोग पार्सेक का यहाँ पे मात्रक पूछ जाए तो कितना, 3.08 गुना 10⁻8 मीटर हो जाएगा। प्रकाश वर्ष में बोले तो 3.26 प्रकाश वर्ष हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न क्या है कि वेग समय ग्राफ, ठीक है, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल बताता है। जो वेग समय ग्राफ होता है उसका क्षेत्रफल क्या बताता है, ठीक है, उसका क्षेत्रफल क्या बताता है बाबू, उसका क्षेत्रफल क्या बताता है। 3 नंबर बताइए उसको क्या बताता है, तो विस्थापन को बताता है, ठीक है, विस्थापन को क्या बताता है, तो वेग समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, वेग और समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या दर्शाता है, तो विस्थापन को दर्शाता है, ठीक है। ये वेलोसिटी और टाइम का, ठीक है, वेलोसिटी और टाइम का जो होता है ग्राफ, वो किसको दर्शाता है, तो विस्थापन को दर्शाता है, ठीक है, कितना दूरी चला मतलब विस्थापन को दर्शा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न क्या है, निम्न में से सदिश राशि है, बताइए इसमें से कौन है जो सदिश राशि है। सदिश राशि किसको बोलते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड और क्या होता है, डायरेक्शन दोनों फिक्स हो, ठीक है, क्या होता है, दोनों फिक्स हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सदिश राशि बोलते हैं। अदिश में क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं होगा, उसको हम लोग अदिश राशि बोलते हैं, ठीक है। तो सदिश राशि जिसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, तो कौन इसमें से बताइए। तो बल क्या होता है, बल होता है जो क्या बताता है आप लोग, देखिए एफ फोर्स को लिखा क्या जाता है, 10 न्यूटन। तो यहाँ पे क्या है, आप लोग का मैग्नीट्यूड दिखा रहा है, और साथ ही साथ यहाँ से नॉर्थ, ठीक है, एन क्या है, डायरेक्शन दिखा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फोर्स क्या होता है, फोर्स एक सदिश राशि हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी फोर्स क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। लेकिन आप लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप लोग जब देखेंगे कि यहाँ पे जब क्या हो जाएगा, द्रव्यमान क्या है, तो द्रव्यमान सिर्फ मास होता है, ठीक है, एम इक्वल टू जैसे बोल देते हैं 10 kg, ठीक है। तो ये क्या है, तो ये सिर्फ आप लोग को दर्शाता है, ये यहाँ दर्शाता है मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन तो नहीं दिखा रहा कि 10 kg किधर जा रहा है, ये तो नहीं दिखा रहा है।
दूरी। दूरी क्या दिखा था, आप जा तो रहे हैं लेकिन किधर जा रहे हैं ये तो नहीं दिखा रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा अदिश राशि। चाल, चल तो रही है लेकिन किस दिशा में चल रहे हैं ये तो नहीं बता रहा, तो चाल भी क्या हो जाएगा अदिश राशि हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों क्या हो जाएगा, ये तीनों हो जाएगा अदिश राशि बाबू। ठीक है, अदिश राशि याद रखना। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि सघन माध्यम से, ठीक है, सघन माध्यम से परिवर्तन पर कलांतर कोण कितना होता है। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम, यहाँ पे माध्यम हो जाएगा, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, बताइए सघन माध्यम से जब परिवर्तन पर कलांतर कितना होता है। ठीक है, ये क्या हो गया, ठीक है, कोई रेफरेंस है, ये क्या है ऊपर सघन माध्यम। ठीक है, सघन माध्यम, ये क्या है विरल माध्यम। ठीक है, जब यहां से कोई कलांतर कोण बनेगा तो वो परिवर्तन के बाद कितना कोण बनेगा, ठीक है, तो कितना होगा बाबू, पाई बनेगा। ठीक है, पाई मतलब कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है पाई मतलब, तो पाई होता है। ठीक है, पाई कलांतर कोण यहाँ पे होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा पाई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को हम लोग चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या है, 20 किलोग्राम, ठीक है, इसका मास दिया गया है। ठीक है, 20 किलोग्राम द्रव्यमान के ब्लॉक पर 2 मीटर की दूरी तक 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है, तो ब्लॉक की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। तो ब्लॉक की आप लोगों का काइनेटिक एनर्जी पूछा गया कि काइनेटिक एनर्जी इसका क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बाबू, देखिए यहां से हम लोग निकालेंगे डायरेक्ट एफ इक्वल टू एम ए, जब लगाएंगे फार्मूला तो पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे, क्योंकि यहां से हम लोग फोर्स दिया गया और मास दिया गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख देते एफ कितना दिया गया है, तो बताइए एफ कितना है, तो 5 न्यूटन है, और यहाँ से मास कितना है बाबू, तो मास 20 केजी है। तो बताइए यहाँ से एक्सेलरेशन निकल जाएगा, एफ कितना रखेंगे, 5 रखेंगे और मास 20, तो कितना आ जाएगा, 5 और 20, 1/4 आ जाएगा यहाँ से, 1/4, और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इतना निकल गया ए। अब ए हम लोग को फिर वेलोसिटी निकालेंगे, तो वी इक्वल टू हम लोग फॉर्मूला तो क्या होता है, √2as। अब बताइए इसमें हम लोग जब रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2a का वैल्यू अभी निकालें 1/4, और s कितना, s यहाँ पे दूरी दिया गया है। ठीक है, s दूरी कितना है, s कितना है, तो 2 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर, तो यहाँ से हम लोग 2 रखेंगे। अब बताए 2 दूनी 4 कितना हो गया, कितना, देखिए 2 से 2 ये भी कैंसिल, कितना हो गया, √1। √1 को क्या होता है, 1 हो जाएगा। अब 1 हो गया तो आप लोग बताइए कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv² होता है ना, हाफ mv²। तो बताए यहाँ से क्या हो जाएगा, हाफ, मास कितना है, तो मास यहाँ पे 20 केजी था, 20 लिख देंगे, और भी कितना है, तो अभी आया 1 × 1, तो बताइए कितना हो जाएगा, 20 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी हम लोग को कितना निकल जाएगा बाबू, तो 10 निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा, तो 10, और काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, एनर्जी का यूनिट याद रखना जूल होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा 10 जूल, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 10 जूल। देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग को बिल्कुल हल करना आप लोग को आसानी से हो जाएगा, कोई भी हार्ड न्यूमेरिकल नहीं है, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है, आप लोग आसानी से कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न क्या है, आवेश प्रवाह की दर को कहते हैं, तो आवेश प्रवाह की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो जो आवेश प्रवाह होता है इस दर को हम लोग क्या बोलते हैं, बताइए आवेश प्रवाह की दर को हम लोग क्या बोला जाता है, तो आवेश प्रवाह की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, धारा बोलते हैं। ठीक है, आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं बाबू, तो धारा हम लोग बोलते हैं। ठीक है, धारा बोलते हैं। ठीक है, आवेश प्रवाह की दर को हम लोग धारा बोलते हैं। तो धारा का क्या होता है, धारा का मतलब क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, याद रखना एम्पियर होता है, और इसका विभव का क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, और विभवांतर का क्या होता है, इसका भी क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। ठीक है, वोल्ट होता है, याद रखना इसका क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर द्वारा मेजर करते हैं, इसको भी क्या करते हैं, वोल्ट मीटर द्वारा मेजर करते हैं, और एम्पियर को क्या करते हैं, धारा को क्या करते हैं, एम्पियर द्वारा मेजर करते हैं। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न क्या बोला है कि पृथ्वी पर वायुमंडल होने का कारण होता है, जो पृथ्वी पर आप लोग देख रहे हैं कि वायुमंडल में जो क्या होने का कारण है, तो आप लोग जानते हैं कि कोई भी चीज को हम लगते हैं तो नीचे की ओर आकर्षित करता है। क्यों करता है, क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ठीक है, पृथ्वी पे क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके कारण तो पृथ्वी पर वायुमंडल के होने का कारण क्या हो जाएगा, गुरुत्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो गुरुत्व बल है वो हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, गुरुत्व हो जाएगा यहाँ पे, जो पृथ्वी पर वायुमंडल होने का कारण बनता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न क्या है, कार्य करने की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, जो कार्य करने की दर को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू। ठीक है, कार्य करने की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कार्य करने की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति बोलते हैं। ठीक है, कार्य करने की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। ठीक है, शक्ति, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर होगा शक्ति। ठीक है, शक्ति का क्या होता है बाबू, शक्ति का मात्रा क्या होता है, वाट होता है। ठीक है, शक्ति का याद रखना वाट होता है, और इसका जो बल का होता है क्या होता है, न्यूटन होता है, न्यूटन होता है, और ऊर्जा का क्या होता है बाबू, ऊर्जा का जूल होता है। ठीक है, ऊर्जा का जूल होता है मात्रा, याद रखना। ठीक है, ये सभी को आप लोग याद रखना है। तो क्या हो जाएगा, इसका कार्य करने की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्य करने की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। यदि वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर देंगे, ठीक है, कोई वस्तु उसका द्रव्यमान मतलब मास को क्या बोल रहा है, मास को हम लोग दोगुना कर देंगे, मतलब m से 2m कर देंगे,
कर दिया जाता है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv² होता है। बताइए यहाँ पे हम लोग मास को जब दुगुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2m लिखेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा v²। देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या हो गया, mv² हो गया। तो अब बताइए पहले का जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, पहले का मान लीजिए कोई काइनेटिक एनर्जी है तो आपका काइनेटिक एनर्जी कितना हो रहा है, देखिए आधा था अब कितना हो जाए, पूरा हो जा रहा है, तो दुगुना हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले का काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा बाबू, दुगुना हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दुगनी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या है, 11 नंबर प्रश्न है कि एक गतिमान, ठीक है, कोई एक गतिमान न्यूट्रॉन है जिसपे अस्थिर जो है अल्फा कण, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा कण से टकराता है, तो न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा में हानि का भिन्नात्मक रूप क्या हो जाएगा। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा में हानि कैसे निकालेंगे, तो देखिए गतिज ऊर्जा में हानि, गतिज ऊर्जा में हानि क्या हो जाएगा, तो देखिए हानि क्या होगा, तो डायरेक्ट उसको लिखेंगे 4x/, क्या हो जाएगा बाबू, 4x/, क्या लिखेंगे, 1 + x क्या होल स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, इसका होल स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ पे हानि हो रहा है उसको 4 लिखना है। ठीक है, याद रखना हमेशा कि अल्फा कण के लिए क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 को रखेंगे और क्या हो जाएगा, 1 + 4 के होल स्क्वायर। अब बताए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 और नीचे कितना हो जाएगा, 4 1 5 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। तो कितना हो जाएगा, 16:25 यहाँ से आ जाएगा, 16:25। तो बताए कितना हानि होगा, 16:25 क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 12 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि एक प्रतिरोध पर, ठीक है, कोई एक प्रतिरोध है जिसपे क्या बोला, 10 वोल्ट विभवांतर लगाने पर उसका जो 0.02 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या होगा, तो प्रतिरोधक जो होगा उसका प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका दिया गया सारा वैल्यू दिया गया। ठीक है, सारा वैल्यू यानी कि आई का वैल्यू आप लोग देखेंगे यहाँ, तो आई कितना दिया गया, तो 0.02 एम्पियर दिया गया। और यहाँ से आप लोग देखेंगे कि वी कितना, तो वी यहाँ पे 10 वोल्ट दिया गया। ठीक है, 10 वोल्ट दिया गया यहाँ पे वी का वैल्यू। तब हम लोग जानते हैं आर इक्वल टू क्या होता है। यहाँ पे पहले डायरेक्टली यहाँ से नहीं, आप लोग यहाँ से समझेंगे, यहाँ से समझेंगे क्या हो जाएगा, वी इक्वल टू क्या था बाबू, वी इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। ठीक है, वी इक्वल टू आई आर। जब आर निकालेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आर जब निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से बाबू, तो भी बटा आई हो जाएगा। ठीक है, भी बटा आई, तो भी का वैल्यू कितना है 10 और आई का वैल्यू कितना है 0.02 है। तो बताइए यहाँ से कितना हो जाएगा, जब दो को है पॉइंट को, जो 2 डिजिट है तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो जो 0 ऊपर हो जाएगा, तो ऊपर 100 हो जाएगा। तो बताइए कितना हो जाएगा, 1000। ठीक है, 1000 डिवाइड बाई 2, तो बताइए कितना हो जाएगा यहाँ से, तो 500 ओम। ठीक है, 500 ओम यहाँ से हम लोग को निकल के आ जाएगा। ठीक है, 500 ओम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे पाई नहीं, सबका ओम लिख देना। ठीक है, ये पाई नहीं है बाबू, ठीक है, ये पाई नहीं, सबका ओम है। ठीक है, ओम लिखा हुआ है। ठीक है, ओम, तो इसका क्या हो जाएगा 500 ओम, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को करना है। ये क्या है, तो ये ओम के नियम अनुसार यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ओम के नियम अनुसार। चलिए अब अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि किस कारण बांध को नीचे से चौड़ा बनाया जाता है। बताइए, जो आप लोग बांध देखे होंगे तो देखते होंगे कि बांध क्या रहता है, जो नीचे से क्या बनाया जाता है वो चौड़ा बनाया जाता है। ठीक है, चौड़ा बनाया जाता है। तो ये जो बांध जो होता है वो चौड़ा क्यों बनाया जाता है। ठीक है, बांध जो होता है इसको चौड़ा क्यों बनाया जाता है, बताइए इस बांध को जो चौड़ा क्यों बनाया जाता है, बांध को चौड़ा नीचे से क्यों बनाया जाता है बाबू, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन दिया गहराई के साथ जल की मात्रा बढ़ती है। अगर गहराई रहेगा तो जल की मात्रा बढ़ेगी, या तो गहराई के साथ जल का घनत्व बढ़ता है, या गहराई के साथ जल का दाब बढ़ता है, या गहराई के साथ जल का ताप बढ़ता है। तो क्या बढ़ता है बाबू, क्या हो जाएगा तेरा का सही आंसर। तो नदी पर जो निर्मित जो बांध होता है उसको नीचे से क्यों चौड़ा बनाया जाता है, क्योंकि जो गहराई के साथ अगर बढ़ेगा, तो गहराई जो बढ़ेगा तो उसके साथ साथ क्या होता है, जो जल का जो दबाव होगा है, जो प्रेशर होगा, ठीक है, प्रेशर जो होगा जल का वो क्या होगा, वो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, जिसके कारण क्या होगा उसमें जो दाब इसके अगर सहने की शक्ति नहीं होगा तो क्या होगा, जो नीचे से क्या होगा, बांध जो है टूट जाएगा। इसलिए क्या क्या किया जाता है, उसको सहने के लिए नीचे से बांध को चौड़ा बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा गहराई के साथ जल का दाब बढ़ता है, इसलिए नीचे से चौड़ा बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न बोला है कि धात्विक लोलक, कोई धात्विक लोलक है जिसका घड़ी द्वारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर सही समय दिया जाता है। यह क्या करता है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक दिन में 12.5 सेकंड से क्षय होता है, मतलब वहां पे हानि होता है। तो धात्विक लोलक का रेखीय प्रसार गुणांक क्या हो जाएगा। ठीक है, तो धात्विक लोलक का रेखीय प्रसार गुणांक पूछा है तो क्या हो जाएगा, इसको याद रखना आप लोगों को, क्या हो जाएगा 1/86,400 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, याद रखना क्या हो जाएगा, देखिए ये इस तरह का नहीं लिखा हुआ बाबू। ठीक है, इसको इस तरह से लिखा जाएगा 1/86,400 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न क्या है, यदि प्रिज्म का प्रिज्म कोण जो है एंगल जो है वो 60 डिग्री है, और न्यूनतम विचलन कोण जो है उसका जो डीएम दिया गया है, मतलब जो न्यूनतम विचलन कोण है वो 30 डिग्री है,
तो प्रिज्म का अपवर्तनांक पूछा गया, ठीक है। प्रिज्म का अपवर्तनांक क्या निकालेंगे, तो प्रिज्म का अपवर्तनांक किस तरह से निकालना, देखिए प्रिज्म का अपवर्तनांक, ठीक है। बहुत ही शानदार प्रश्न ये पूछा जाएगा आप लोग से इस बार, ठीक है। तो आप लोग इसको बिल्कुल ध्यान पूर्वक देखेंगे। तो प्रिज्म का अपवर्तनांक कैसे निकालेंगे, बिल्कुल आपका ज्यादा भार नहीं, सीधा आपका आप देख सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला है, म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, होता है साइन ए प्लस क्या होता है बाबू, ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2, और नीचे क्या हो जाएगा, तो नीचे क्या होता है, तो नीचे हो जाएगा साइन ए बाई 2, ठीक है, साइन ए बाई 2। अब बताएं यहाँ से सारा वैल्यू आपका दिया गया, ठीक है, सारा वैल्यू दिया, यहाँ से साइन निकालेंगे, ए का वैल्यू देखें यहाँ पे दिया गया 60 डिग्री, तो 60, और प्लस डीएम का वैल्यू दिया गया 30, तो 30 बाई 2 कर लेंगे, और नीचे देखेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, साइन 60 बाई 2, ठीक है, यही करेंगे। अब बताएं यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे ऊपर में क्या हो जाएगा, 60 30 90, 90 का आधा कितना हो जाएगा, 45, हम लोग लिखेंगे साइन 45 डिग्री, और नीचे क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री, ठीक है, साइन 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि आधा होगा तो साइन 30 डिग्री हो जाएगा। अब बताइए कि साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/√2 होता है, और नेक्स्ट साइन 30 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1/2 होता है, 1/2। जब इसको हम लोग ऊपर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/√2 हो जाएगा, और √2 से 2 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा बाबू, ठीक है, √2। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब, इसका अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा बाबू, ठीक है। अब बहुत सारे विद्यार्थी जो नए कंफ्यूज होंगे कि 2 को आप लोग √2 से कैसे काट दिए, ठीक है, कैसे काट दिए, तो आप लोग ये समझिए, ठीक है। यहाँ देखिए हम लोग किस तरह से इसको लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 2√2 है, ठीक है, 2 को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। अब बताइए √2 गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ से √2 को एक काट देंगे तो √2 बचेगा, देखिए यहाँ पे वही तो किए हैं हम, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन को चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न क्या है कि हीरे में प्रकाश की चाल, ठीक है, हीरा है जिसमें प्रकाश की चाल आप लोग का दिया गया है कि 12, यहाँ पे दिया गया है 1,21,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, तो अपवर्तनांक का मान क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे हीरा में जो प्रकाश की चाल दिया गया है, और आप लोग वायु में प्रकाश की चाल जानते हैं कितना होता है, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है। तो आप लोग को अपवर्तनांक निकालना है, ठीक है। तो अपवर्तनांक किस तरह से निकालेंगे, पहले हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे हीरे में यहाँ पे मीटर पर सेकंड है, यहाँ से किलोमीटर पर सेकंड, तो इसको भी हम लोग पहले मीटर पर सेकंड में करते हैं। तो यहाँ से हम लोग मान लेते हैं प्रकाश का वेग, ठीक है, हीरे में प्रकाश हम लोग लिख देते हैं हीरे में प्रकाश का वेग, ठीक है बाबू, हीरे में प्रकाश का वेग कितना है, तो यहाँ पे दिया गया v इक्वल टू कितना है, तो 1,21,000 है, ठीक है, 1,21,000 किलोमीटर है, ठीक है, किलोमीटर पर सेकंड है। इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको ऐसा ही रहने देंगे, और नेक्स्ट क्या करेंगे, इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, 10⁻3 हो जाएगा, 1 किलो में कितना होता है, तो 1,000 ग्राम होता है, एक किलोमीटर में कितना होता है, तो 1,000 मीटर होता है, तो यहाँ पे 10⁻3 लिख दिए। अब बताए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 121, 3 जीरो पहले से और 3 जीरो ये कितना हो जाएगा, तो 121 गुना 10⁻6 मीटर पर सेकंड, इसको आप लिख सकते हैं। तो अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो आप बताइए कि इसका फॉर्मूला डायरेक्ट जानते क्या होता है, म्यू इक्वल टू क्या होता है, सी भी। तो सी क्या है यहाँ पे बताइए, अपवर्तनांक तो आपको म्यू निकालना है, सी यहाँ पे क्या है, तो जो प्रकाश का जो वेग है, तो प्रकाश का वेग कितना है, तो 3 × 10⁻8 है, और नीचे कितना हो जाएगा बाबू, 121 गुना 10⁻6 है। तो अब बताइए यहाँ से मीटर पर सेकेंड और इसका भी मीटर पर सेकेंड, ये तो कैंसिल आउट। अब बताइए दोनों को करेंगे तो देखिए 6 जब ऊपर जाएगा तो घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, और इसमें आप लोग डिवाइड कीजिएगा, तो डिवाइड करने के बाद जो आपका आंसर आ जाएगा और 2.48 आ जाएगा, ठीक है, 2.48 इसका अपवर्तनांक आ जाएगा, ठीक है। तो अपवर्तनांक 2.48, ऑप्शन नंबर सी, हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.48 होता है, ठीक है। याद रखना हीरा का अपवर्तनांक आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्ट कि हीरा का अपवर्तनांक प्रकाश की चाल में कितना होता है, तो 2.8 होता है, ठीक है, हीरा का अपवर्तनांक ही सबसे ज्यादा होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 17 नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि निम्न में से किस सिद्धांत पर जो ट्रांसफार्मर कार्य करता है, जो ट्रांसफार्मर जो कार्य करता है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है बाबू, बताइए वो कौन सा सिद्धांत पे ट्रांसफार्मर जो वर्क करता है, स्वप्रेरण पे या अन्योन प्रेरण पे या भंवर धारा पे या इनमें से कोई नहीं। तो किस सिद्धांत पे ट्रांसफार्मर कार्य करता है, याद रखना किस सिद्धांत पे करता है, तो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे करता है, ठीक है, किस पे करता है, तो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या है, 18 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि एक 100 वोल्ट, ठीक है, एक 100 वोल्ट परास का वोल्ट मीटर जिसका आंतरिक प्रतिरोध 20 किलो ओम है, ठीक है, तो एक उच्च प्रतिरोध आर के श्रेणी में 110 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा है, तो यदि वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 5 वोल्ट है तो आर का मान, यहाँ से आप लोग को आर का मान निकालना है, ठीक है। तो पहले इसको बनाने से पहले आप लोग को डायग्राम बनाना है, ठीक है, क्या है, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस को ऐड कर दिया, इसके बाद क्या बोला, एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ठीक है, एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है जो कितना वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट है, तो कितना वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट है बाबू, तो यहाँ बैटरी कनेक्टेड है, कितना वोल्ट के बैटरी कनेक्टेड है, तो 110 वोल्ट। आपको क्वेश्चन में दिया गया 110 वोल्ट जो बैटरी है
कनेक्टेड है। और कितना यहाँ पे वोल्ट है, तो 20 किलो ओम यहाँ पे लग रहा है और 100 वोल्ट, ठीक है 100 वोल्ट। अब बताया इसका रेजिस्टेंस क्या है, आप लोग को निकालना है। तो रेजिस्टेंस किस तरह से निकालना है, तो पहले हम लोग वोल्ट मीटर के वीओ का जो सिरा है उसका विभवांतर कितना है, तो विभवांतर 5 वोल्ट है, ठीक है। यहाँ पे जो वोल्ट मीटर के सिरों का विभवांतर हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, क्योंकि जो वैल्यू दिया गया पहले आप लोग उसको लिखना है, ठीक है। वोल्ट मीटर के सिरों का विभवांतर, ठीक है, इसका विभवांतर कितना है, तो इसका विभवांतर 5 वोल्ट है, ठीक है। इसको हम लोग लिख लेंगे 5 वोल्ट, 5 वोल्ट। चलिए अब इसका आगे हम बताते हैं यहाँ पे किस तरह करना है। तो अब परिपथ में धारा हम लोग निकालेंगे, तो आई इक्वल टू धारा निकालना, तो क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 गुना 10 पे पावर, सॉरी 10 नहीं क्या है 20 है, ठीक है 20 किलो है, तो 20 किलो हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 20 किलो क्या निकलेंगे, तो 20 गुना मीटर में करने के लिए क्या करेंगे, 10 के पावर 3 से हम लोग गुना करेंगे, तो 20 गुने 10 पावर 3 हो जाएगा, ठीक है 10 पावर 3 हो जाएगा ये। तो अब बता इसको आप लोग डिवाइड कीजिएगा, तो आई का वैल्यू कितना आएगा, तो आई का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 0.25 इंटू 10⁻³ एम्पियर, ठीक है। जब आई का वैल्यू यहाँ से निकल गया, आई का वैल्यू निकल गया और V1 हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, तो V1 कितना हो गया, तो V1 हम लोग जब निकालेंगे तो कितना था 110 वोल्ट, 110 वोल्ट में से 5 वोल्ट हम लोग क्या करते हैं, तो घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा 105 वोल्ट से हम लोग को मिल रहा है। तो 105 वोल्ट जब मिल रहा है तो R इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, R इक्वल टू V/I जानते हैं, लेकिन V1 को रखना है क्योंकि 5 वोल्ट यहाँ से हो रहा है। तो V1 कितना हो जाएगा 105 और I का वैल्यू अभी निकाले, तो I का वैल्यू कितना है 0.25 इंटू 10⁻³ है। अब इसको डिवाइड कीजिए, तो डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा, तो डिवाइड करने के बाद आ जाएगा वो 420 गुना 10⁻³ आ जाएगा बाबू, ठीक है 3 आ जाएगा। जब इसको हम लोग गुना करना है तो कितना आ जाएगा 420 ऐसा ही रहने देंगे, और 10⁻³ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, किलो लिख सकते हैं। और क्या हो जाएगा, जो ओम का जो होता है यूनिट क्या होता है, ओम का क्या होता रेजिस्टेंस का क्या होता है मीटर, तो ओम होता है, तो किलो ओम हो जाएगा 420 किलो ओम, इसका आंसर हो जाएगा। तो बताइए कौन सा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, 420 किलो ओम, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न को चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि लेंस के, ठीक है लेंस के नियम द्वारा दिशा निर्दिष्ट किए जाते हैं। बताइए लेंस के जो नियम होता है उसमें दिशा जो निर्दिष्ट की जाती है वो किसको, कौन से दिशा को निर्दिष्ट किया जाता है, तो पहला याद रखना कि लेंस के जो नियम होता है वो बंद परिपथ में काम करता है, ठीक है बंद परिपथ के लिए लेंस का नियम उपयोग होता है। इसमें क्या होता है, जो बंद परिपथ होता है उसमें प्रेरित धारा की दिशा को निर्धारित करता है, ठीक है प्रेरित जो धारा होता है उसका दिशा का निर्धारण करता है लेंस का नियम। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 19 का, ठीक है बाबू। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलिए। अगला प्रश्न क्या है, 20 नंबर प्रश्न है कि सही संबंध आप लोग को बताना है, ठीक है सही संबंध क्या हो जाएगा, दोनों के बीच सही संबंध बताना है कि वर्ग जो होता है कार्य और बल और दूरी के बीच, दूरी क्या है विस्थापन, तो कार्य बल और विस्थापन के बीच जो है क्या सही संबंध होगा, तो इस दोनों के बीच संबंध बताना। तो क्या होता है आप लोग को पता होगा, कार्य इक्वल टू आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो कार्य इक्वल टू क्या होता है बल गुना विस्थापन होता है, ठीक है बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन होता है। अब बताएं यहाँ से कार्य क्या W से डिनोट किया गया और बल को क्या F से डिनोट किया गया और दूरी को S से, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, तो W इक्वल टू FS। बताइए कौन सा ऑप्शन में W इक्वल टू FS है, W इक्वल टू FS ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि जब एक समान, ठीक है जब एक समान अनुप्रस्थ काट जो A लंबाई तथा प्रतिरोध R के तार को वृत्ताकार आकृति में मोड़ दिया जाता है, तो व्यास के सिरों पर जो स्थित दो बिंदुओं के मध्य प्रतिरोध होगा वो क्या हो जाएगा बाबू, ठीक है तो दो अगर मोड़ दिया जाएगा तो दोनों के बीच में जो प्रतिरोध होगा मध्य बिंदु उसका क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बाबू, तो R' इक्वल टू इसको क्या लिखेंगे पाई R लिखेंगे, और पाई क्या हो जाएगा यहाँ से, तो पाई क्या हो जाएगा पाई, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बाबू R/2 हो जाएगा, ठीक है तो यहाँ से क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, तो R/2 क्या हो जाएगा, मोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा R/2, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 22 नंबर प्रश्न बोला कि ओम का नियम है, ठीक है बहुत ही इजी और शानदार प्रश्न पूछा है कि ओम का नियम, तो ओम का नियम क्या होता है विद्यार्थी, ठीक है तो ओम का नियम क्या होता है बताइए फटाफट, बहुत बार आप लोग को बताएं ओम का नियम क्या होता है, V इक्वल टू क्या होता है IR होता है, ठीक है ओम का नियम क्या होता है V इक्वल टू IR। तो बताइए V इक्वल टू IR आपको कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है V इक्वल टू IR आपका कौन सा ऑप्शन में दिख रहा होगा कमेंट कीजिए। तो क्या हो जाएगा इसका V इक्वल टू IR, तो यहाँ से हम लोग क्या निकलेंगे, देखिए I करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से I जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा V/R हो जाएगा, कोई भी ऑप्शन में आपका नहीं दिया गया। V निकालेंगे तो ये भी नहीं हो जाएगा। R इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा V² × 1, ठीक है तो बताइए 22 का जो सही जवाब हो जाएगा
वो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा विद्यार्थी, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिसिंग प्रिंट है, ठीक है, V इक्वल टू आई आर होगा, ठीक है, यहाँ पे सुधार कर लीजिएगा, V इक्वल टू आई आर होगा बाबू, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, 23 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि किसी तैरती वस्तु, ठीक है, कोई तैरती वस्तु है, कोई तैरती वस्तु का जो भार बढ़ता है, कोई अगर तैर रहा है वस्तु तो उसका भार जो बराबर होगा किसके जो बराबर हो जाएगा भार, बताइए। कोई वस्तु अगर जल में तैर रहा है तो उसका भार जो बराबर होगा वो किसके भार के बराबर हो जाएगा, तो प्लावक बल के, या पात्र में भरे द्रव के द्रव्यमान के, या वस्तु के द्रव्यमान के, या वो उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा बाबू, बहुत इजी प्रश्न है। तो 23 का जो सही जवाब हो जाएगा वो प्लावक बल जो होता है उसके बराबर हो जाएगा अगर कोई भी वस्तु, तभी वो क्या करेगा, जल पे तैरेगा, ठीक है। आप लोग तैरते होंगे तो देखते पानी में आप लोग ऊपर रहते हैं, क्यों रहते हैं, क्योंकि आपका जो भार है वो उत्प्लावक बल के भार के बराबर वहां पे हो जाता है, इसलिए आप पानी में तैर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम चलते हैं, 24 नंबर प्रश्न है कि चित्र में, ठीक है, चित्र में जो दिखाए गए व्यवस्था में धारा ए से बी की ओर वृद्धि हो रही है, तो लूप में प्रेरित धारा की दिशा होगी, ठीक है। लूप में जो प्रेरित धारा के यहाँ पे दिशा हो जाएगी, क्या हो जाएगा, ठीक है। इसका चित्र हम यहाँ पे बना देते हैं, चित्र देखिए यहाँ पे नहीं बनाया गया है, तो यहाँ पे चित्र बना देते हैं, ठीक है, ठीक है। कोई ये है जो धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, धारा जो प्रवाहित हो रही है यहाँ से पॉइंट ए है, ये बी है, ठीक है, और धारा प्रवाहित इस ओर हो रही है, ठीक है, इस ओर हो रही है। तो आप लोग बताना है कि लूप में जो प्रेरित धारा की दिशा हो रही है ये कौन सा दिशा में हो रही है, दक्षिणावर्त, वामावर्त, या शून्य, या दक्षिणा व वामावर्त में क्रमशः परिवर्तित, ठीक है। क्या हो जाएगा 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो बताइए आप लोग फटाफट। 24 का क्या हो जाएगा तो बताइए। जब धारा का जो परिमाण होता है ए से जब बी की ओर जाएगा ना बाबू, तो ए के बी ओर जब बढ़ाया जाता है तो उसमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। जब चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाएगा तो वहां पे अर्थात लूप से जो संबंधित जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो क्या होता है, परिवर्तित होने लगता है। इसलिए क्या करता है, जो लूप होता है वो दक्षिणावर्त दिशा में प्रेरित होने लगता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिणावर्त में प्रेरित होने लगेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, 25 नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि प्रकाश के, ठीक है, प्रकाश के किस रंग की तरंग में न्यूनतम प्रकीर्णन होता है, बताइए। प्रकाश के कौन सा रंग है जिसमें जो इसका तरंगधैर्य जो तरंग होता, बताइए, तरंग में जो न्यूनतम प्रकीर्णन होता है, तरंगधैर्य ने प्रकीर्णन पूछा गया। इसमें हर वीडियो में आप लोगों को प्रश्न करवाया है, ठीक है, तो इसलिए प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। ये प्रिज्म वाला प्रश्न आप लोगों के लिए हमेशा बार बार एग्जाम में 1-2 प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न हमेशा आप लोगों को बताते आ रहे हैं, हर सेट में आप लोगों को बताया है, ठीक है, हर सेट में आप लोगों को ये प्रश्न आप लोगों को बताते आए। तो बताइए किस जो प्रकीर्णन जो सबसे कम होगा बाबू, ठीक है, तो वायलेट का होगा, ठीक है, वायलेट का होगा, ठीक है, मतलब कि बैगनी का, ठीक है, बैगनी जो होता है ये बैगनी रंग होगा, इसका क्या होगा, प्रकीर्णन, प्रकीर्णन जो होगा वो ज्यादा होता है, ठीक है, प्रकीर्णन इसका क्या होगा, ज्यादा होगा। और क्या होगा, इसका तरंगधैर्य जो होगा, तरंगधैर्य जो होगा वो क्या होगा, तरंगधैर्य इसका क्या होगा, कम होगा। और ऊपर क्या होता है, रेड, तो रेड क्या होता है, रेड मतलब क्या होता है बाबू, लाल, तो लाल का क्या होता है यहाँ पे तरंगधैर्य क्या होता है, लेमडा, लेमडा क्या होता है, लेमडा क्या होता है इसका, ज्यादा होता है, ठीक है, ज्यादा होता है तरंगधैर्य। और प्रकीर्णन क्या होता है इसका, प्रकीर्णन क्या होता है, तो प्रकीर्णन इसका कम होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को क्या पूछा गया कि प्रकाश के किस रंग की तरंग में न्यूनतम प्रकीर्णन होता था। न्यूनतम प्रकीर्णन अभी बताएं किस में हो रहा है, रेड में हो रहा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, रेड हो जाएगा। अगर यहाँ पे पूछता अधिकतम तो बैगनी होता, लेकिन न्यूनतम पूछा गया तो रेड हो जाएगा बाबू, ठीक है। इस प्रश्न को बिल्कुल सभी विद्यार्थी लोग समझ के रखें क्योंकि प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न क्या है कि एक 200 ओम प्रतिरोध, ठीक है, कोई 200 ओम का प्रतिरोध है, ठीक है, ठीक है, 200 ओम प्रतिरोध के चालक के सिरों पर 400 वोल्ट का विद्युत वाहक बल रखा जाता है। तो एक सेकंड में इस चालक से प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा, बताइए। तो एक सेकंड में जो चालक से प्रवाहित जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी वो कितना हो जाएगा बाबू, ठीक है। 26 नंबर को भी काफी शानदार प्रश्न आप लोग से पूछा गया, ठीक है, काफी शानदार प्रश्न 26 नंबर प्रश्न। तो किस तरह से निकालना, तो आपको भी दिया गया। तो चलिए इस प्रश्न में हम इसको आप लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं बाबू। तो सॉल्व किस तरह से करना, तो देखिए सॉल्व यहां देखेंगे प्रश्न में कि आपका दिया गया, ठीक है, भी दिया गया, भी कितना था, तो 40 वोल्ट दिया गया, ठीक है, भी दिया गया 40 वोल्ट। इसके बाद आप लोग देखेंगे आर आप लोग का भी दिया गया था, ठीक है, आर मतलब इसका जो प्रतिरोध है वो कितना दिया गया था, तो वहां से प्रतिरोध 200 ओम आपको दे दिया गया है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन दिया गया कितना, तो 1.6 गुना 10⁻⁻⁻⁰ कूलम्ब होता है, ठीक है, ये भी दिया गया है, ठीक है, ये भी दिया गया। तो आप लोग क्या निकालना, आप लोग यहाँ से पहले आई का वैल्यू निकालेंगे, फिर क्यू निकालेंगे, फिर यहाँ से हम लोग जितना भी एक सेकंड में प्रवाहित धारा हो रहा है उसको निकालेंगे। तो आई से हम लोग क्या निकालेंगे, आई से देखिए आई का तो क्या होता है, V/R होता है। अब भी का वैल्यू यहाँ से आप लोग को क्या दिया गया है,
ठीक है। भी का वैल्यू कितना है तो 400 है, ठीक है, 400 है भी का वैल्यू। और सॉरी यहाँ पे कितना 400 ने, यहाँ पे 400 वोल्ट है, ठीक है, 400 वोल्ट है तो 400 वोल्ट दिया गया। और इसका कितना है वो इसका प्रतिरोध, तो प्रतिरोध 200 है, तो 2 दूने 400 कितना है, यहाँ से 2 एम्पियर हम लोग को आई का वैल्यू निकल गया। जब आई का वैल्यू निकल जाएगा तो हम यहाँ लिखेंगे प्रति सेकेंड आवेश प्रवाहित, ठीक है, प्रति सेकेंड आवेश प्रवाहित, ठीक है, प्रति सेकेंड क्या हो जाएगा, प्रति सेकेंड क्या हो जाएगा आवेश प्रवाहित, ठीक है, आवेश प्रवाहित, ठीक है। प्रति सेकंड आवेश प्रवाहित कैसे निकालेंगे, तो सीधा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, क्या होता है बाबू, Q इक्वल टू आई टी, ठीक है, Q इक्वल टू आई टी। अब बताइए आई का वैल्यू हम लोग को 2 निकला और टाइम कितना है, तो टाइम था यहाँ पे, टाइम कितना दिया गया था तो 1 सेकंड के लिए, ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 कूलाम हो जाएगा, ठीक है। जब Q का वैल्यू निकल गया तो हम लोग का क्या निकालना, इलेक्ट्रॉन निकालना, ठीक है, कि 1 सेकंड में कितना प्रवाहित इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है, उसको निकालना। तो हम लोग क्या करते हैं, तो उसको हम लोग निकालने के लिए लिखेंगे यहाँ पे 1 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसलिए 1 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो m इक्वल टू क्या होता है, Q बाई ई होता है। Q का वैल्यू हम लोग अभी निकालें, Q कितना निकालें तो 2 है, और E का वैल्यू कितना था, तो E का वैल्यू कितना था बाबू, तो E का वैल्यू था 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, जो कि आपका दिया गया था, ये प्रश्न में ही देख सकते हैं आप लोग E का वैल्यू। अब यहाँ से डिवाइड कीजिएगा तो इसका तो कितना आ जाएगा, तो 1.25 इंटू 10 टू दी पावर यहाँ पे +19 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा। तो यहाँ पे यही बोला था कि 1 सेकंड में कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा 1.25 इंटू 10 टू दी पावर 19 कूलाम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कौन सा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बताइए 1.25, ठीक है, 1.25 होगा यहाँ पे, ठीक है, याद रखिएगा 1.25 होगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, 1.25 इंटू 10 टू पावर 19 कूलाम, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं, 27 नंबर प्रश्न को चलते हैं। 27 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि परम शून्य ताप पर अर्धचालक जो व्यवहार करता है किस तरह का व्यवहार करता है, पता है, परम ताप जो शून्य होता है उस पर जो अर्धचालक व्यवहार करता है किस तरह व्यवहार करता है, चालक की भांति या अति उत्तम चालक की भांति कार्य करता है, या उत्तम चालक की भांति करता है, या परिवर्तित प्रतिरोध की भांति करता है, किस तरह से कार्य करता है बाबू बताइए। परम शून्य जो ताप होता है वो चालक पर जो व्यवहार करता है वो किस तरह का व्यवहार करता है, तो क्या करता है, कुचालक की भांति व्यवहार करता है यहाँ पे, ठीक है, क्या करता है, परम शून्य जो ताप होता है और चालक पर क्या करता है, पूर्ण रूप से कुचालक की भांति व्यवहार करता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, अचालक की भांति, ठीक है, अचालक के हम लोग कुचालक बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अचालक की भांति कार्य करता है परम शून्य ताप पर अर्धचालक, ठीक है। चलिए अगला पर चलते हैं 28 नंबर प्रश्न की ओर, कि 1270 केल्विन ताप पर, ठीक है, 1270 केल्विन को ताप पर हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में ध्वनि के चालों का अनुपात क्या हो जाएगा, ठीक है, ध्वनि के चाल का अनुपात क्या हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ध्वनि और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो याद रखना कितना हो जाएगा बाबू 4:1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4:1 होता है, ठीक है, 4:1 हो जाएगा, ठीक है, तो 4:1 इसका सही जवाब हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग चलते हैं, इसको बिल्कुल आसानी से देखिए आप लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि आप लोग क्या बोल रहा है किसका निकालना है, तो जैसे हम लोग लिख सकते हैं हाइड्रोजन का और क्या निकालना ऑक्सीजन का, ठीक है, तो ऑक्सीजन का निकालना तो हम लोग क्या कर सकते हैं, भी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/m को होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा जो इसका मास होगा ऑक्सीजन का और जो मास होगा हाइड्रोजन का, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, इसका अंदर जब रखेंगे तो मास जो होता है ऑक्सीजन को कितना होता है, तो 32 होता है, ठीक है, 32 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा बाबू O2 है तो 16 दूनी 32 हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 है तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब बताइए कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ये ऊपर में कितना हो जाएगा √16 इसको हम लोग लीजिए देख सकते हैं, √1 कुछ नहीं, तो √16 कितना होता है 4 का वर्गमूल होता है, √1 निकालेंगे तो 1, यहाँ से क्या लिख सकते हैं 4:1, ठीक है, तो यहाँ से 4:1 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग चलते हैं, अगला प्रश्न क्या है कि लंबाई क्षेत्रफल तथा, ठीक है, लंबाई क्षेत्रफल तथा आयतन प्रसार गुणांक में क्या संबंध होगा, ठीक है, आप लोगों को संबंध बताना है कि जो लंबाई क्षेत्रफल तथा आयतन का प्रसार गुणांक में जो संबंध होता है वो संबंध क्या होता है। तो देखिए पहले याद रखना है कि जो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक होता है, ठीक है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, ठीक है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक इक्वल टू क्या होता है, इसको हम लोग क्षेत्रीय प्रसार गुणांक इक्वल टू हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं, तो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक इक्वल टू होता है जो 2 गुना रेखीय प्रसार गुणांक का होता है, ठीक है, क्षेत्रीय क्या होता है रेखीय प्रसार गुणांक का 2 गुना होता है, ठीक है, तो रेखीय प्रसार गुणांक हम लोग यहाँ लिखेंगे
रेखीय प्रसार गुणांक। रेखीय प्रसार गुणांक को हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, तो इसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं, ठीक है, अल्फा से डिनोट करते हैं। तो पता है यहाँ से क्या हो जाएगा, बीटा इक्वल टू 2 अल्फा हम लोग को आ गया। अब दूसरा क्या बोल रहा है कि हम लोग को निकालना है, यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं आयतन प्रसार गुणांक, ठीक है, आयतन प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक। आयतन प्रसार गुणांक क्या होता है, तो आयतन प्रसार गुणांक होता है वो 3 गुना होता है रेखीय प्रसार गुणांक का, तो इसको हम लोग गामा से डिनोट करते हैं। तो बताइए यहाँ पे क्या कितना गुना होता है, तो 3 गुना होता है रेखीय प्रसार गुणांक का, ठीक है, रेखीय प्रसार गुणांक का। इसको अल्फा से डिनोट करते हैं। तो पता है यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 गामा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से 3 अल्फा हो जाएगा, सॉरी यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 अल्फा हो जाएगा, 3 अल्फा गामा इक्वल टू 3 अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या पूछा था, लंबाई क्षेत्रफल तथा आयतन प्रसार में, ठीक है, जो आयतन प्रसार में संबंध क्या हो जाएगा, तो यहाँ से संबंध इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 अल्फा रहेगा तब होगा, और गामा इक्वल टू क्या रहेगा, 3 अल्फा होगा तब होगा, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ पे कुछ भी दिया जा सकता है, आप लोग से बीटा इक्वल टू रहता अल्फा, यहाँ से गामा इक्वल टू दे देता 2 बीटा, इस तरह से आप लोग को ऑप्शन पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ से रहता अल्फा इक्वल टू बीटा, यहाँ से रहता बीटा इक्वल टू 2 गामा, इस तरह से आप लोग से रह सकता था, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आप लोग को बिल्कुल आप लोग इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग को क्या मानना है, तो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 30 नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि एक चालक में, ठीक है, कोई एक चालक है जिसमें 5 मिनट में 90 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होता है, तो चालक में धारा का मान क्या हो जाएगा, ठीक है। कोई एक चालक है जिसमें 5 मिनट में 90 कूलम्ब जो आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो चालक में धारा का परिमाण क्या हो जाएगा, ठीक है, चालक में धारा का परिमाण क्या हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे दिया गया क्या है, तो क्यू दिया गया, क्यू कितना है, कितना कूलम्ब है, तो क्यू यहाँ पे दिया गया बाबू 90 कूलम्ब, ठीक है। तो 90 कूलम्ब लिख दिए, और टाइम दिया गया है, तो टाइम कितना है, तो टाइम दिया गया है 5 मिनट, तो यहाँ लिखेंगे 5 मिनट। तो 5 मिनट को जब हम लोग सेकंड में चेंज करेंगे, तो यहाँ क्या करेंगे, 5 गुना 60 सेकंड को कितना हो जाएगा, 6 5 30, कितना हो जाएगा बाबू, 300 सेकंड हो जाएगा। अब 300 सेकंड हो जाएगा, तो हम लोग फार्मूला जानते हैं धारा निकालने के लिए, क्या होता है, आई इक्वल टू, ठीक है, आई इक्वल टू क्या होता है, तो क्यू बाई टी होता है, ठीक है, क्यू बाई टी। तो क्यू कितना है 90 और टी कितना है 300, ठीक है। अब इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 0 से 1 0 खत्म, 9 से जब 30 में हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, तो 0.3 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। तो धारा का मान कितना हो जाएगा, 0.3 एम्पियर, ठीक है, 0.3 एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ रहा होगा प्रश्न, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्यू का वैल्यू दिया गया है, टी भी दिया गया है, तो हम लोग जानते हैं क्यू इक्वल टू क्या होता है, आई टी होता है। अब आई का वैल्यू जब निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू बाई टी हो जाएगा, ठीक है, क्यू बाई टी हो जाएगा। समझ रहे हैं विद्यार्थी, ठीक है। तो ये सभी प्रश्न आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण था, 30 प्रश्न जो कि आप लोगों के लिए एग्जाम में हमेशा बार बार इसी तरह का आपका प्रश्न आएगा, ठीक है। आप लोग कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर रखेंगे बाबू, ठीक है, कंसेप्ट को क्लियर रखेंगे, आपको इस तरह का प्रश्न आएगा तो कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना, आपको बिल्कुल दम हल करके आना है और सही सही आंसर मार के आना, ठीक है। क्योंकि आप लोग को यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होता नहीं है, तो आप लोग को जितना भी प्रश्न, आपको 20 प्रश्न बना तो 20 प्रश्न करेंगे, और 10 प्रश्न नहीं बना तो आप लोग उसको भी करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। छोड़ के प्रश्न बिल्कुल भी आप लोग को नहीं आना होगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को इस सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, और जितने भी छात्र छात्राएं ग्रुप है सभी के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और आप लोग एक रिक्वेस्ट और है कि आप लोग जितने भी तैयारी करें बिहार पॉलिटेक्निक छात्र छात्राएं, तो सभी लोग इस वीडियो को आप लोग अपने स्टेटस में जरूर लगा दीजिएगा, ठीक है बाबू, ठीक है। तो चलिए हम इसी प्रकार मिलेंगे फिर अगले पार्ट में और अगले सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।